बैठ जाइए सभी बच्चे। यूपीएसआई के जो क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन आज मैं दे रहा हूं टेलीग्राम पे, ठीक है। उसको लगा लीजिए आज आप लोग अच्छे से। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको देख लीजिए, नहीं तो एक एक सवाल पूछेंगे आप लोग तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी चीज, कल मैं उपलब्ध भी नहीं हूँ शाम के समय क्लास लेने के लिए, तो आज मैं नया बैच आपका स्टार्ट कर दे रहा हूँ। स्पीड टाइम डिस्टेंस से बहुत दिन से बच्चे वेट भी कर रहे हैं, नए बच्चे। कल का जो क्लास होगा डिस्कशन हो जाएगा, तो नए वाले कल नहीं आएंगे। कल वो जो शीट आज आपको मिल रही है टेलीग्राम पे, अभी स्कैन होके तुरंत अभी अपलोड हो जाएगा, तो फिर उस पर कल डिस्कशन कर लीजिएगा आप लोग। कोई एक्सपर्ट होगा, सर्वेश्वर सर होंगे या अमित सर होंगे, कोई डिस्कशन करा देगा। और ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में कैसे वो होगा कि कल मैनेज हो पाए, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क एंड टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, बोट एंड स्टीम एंड ट्रेन। ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी है, एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और जो भी नए बच्चे हैं, आज से उनका नया बैच है, हर एक एक चीज समझ में आएगा आपको। अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन मैथ्स में पता है, जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम लेना, थोड़ा बहुत रेशियो सॉल्व करना, ये चीजें आपको आती हैं, तो नए बच्चों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद भी कहीं छोटे छोटे बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्लास के बाहर आपको एक्सपर्ट मिलेंगे और वो प्रॉपर डिस्कस कराएंगे। तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्टीम ट्रेन। रेस इसके बाद का अगला टॉपिक होगा, वो अलग टॉपिक है। रेस रिलेटेड है इस टॉपिक से, लेकिन वो अलग ही, पूरा शीट उसकी अलग मिलती है, इसके इसमें इंक्लूड नहीं किया है हमने। तो पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद रेस पढ़ेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस का मतलब आपको पता है, चाल, समय, दूरी। बोट एंड स्टीम का मतलब नाव, धारा। और ट्रेन तो ट्रेन है, जानते हैं आप। तो एक फॉर्मूला होता है जो एकदम जो बेसिक फॉर्मूला है इस टॉपिक का, वो है चाल बराबर दूरी बटा समय। कहीं लिखा हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई साइकिल चला रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चाल है ये, स्पीड है आपका। इसका अर्थ क्या होगा, 1 घंटे में वो व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में आप 20 मीटर की दूरी तय करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो स्पीड को एस से दिखा लीजिए, डिस्टेंस डी हो गया, और ये टाइम का टी हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। 3 चीजों में ये फॉर्मूला बना है। कोई भी 2 चीज आपको पता है तो तीसरी चीज पता कर लेंगे। जैसे आपको यहां से निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, डी बाई एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तय की गई दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो समय पता चल जाता है। और फिर एक फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? ये आपका एक फॉर्मूला था, उससे आपने 2 फॉर्मूला और निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि 3 चीजों में ये फॉर्मूला है, तो कोई भी 2 चीज पता है आपको तो तीसरी चीज आपको पता चल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। मेन बात जो है इसमें हमको सीखना है वो है रेशियो, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग रेशियो पे ही सॉल्व करेंगे। इससे सवाल आपका कम समय में जल्दी लग जाएगा। तो क्या रिलेशन होता है, क्या रेशियो होता है आपके डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का, उसको हमको सीखना है। जैसे सपोज कर लेते हैं बच्चे, आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। क्लियर है? तो अगर देखिए आप इस फॉर्मेट पे आएंगे, तो अगर आपकी चाल ना बदले, अगर आपकी चाल ना बदले, तो आप जब अधिक दूरी तय करेंगे तो उसमें समय भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा, श्योर है। और जब आप कम दूरी तय करेंगे तो उसमें समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर चाल ना बदले,
चाल ना बदलने का मतलब चाल कांस्टेंट हो, चाल नियत हो, स्पीड कांस्टेंट हो। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है, सबको पता है कि अगर हम अपनी चाल ना बदलें तो अगर हमें ज्यादा दूरी तय करनी है तो हमें समय ज्यादा देना होगा, अगर हमें कम दूरी तय करनी है तो समय कम देना होगा। क्लियर है? या ये भी कह सकते हैं अगर चाल नहीं बदल रही है तो अगर हम ज्यादा देर तक चलेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेंगे, अगर कम समय तक चलेंगे तो कम दूरी तय करेंगे। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, जिस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जिस तरीके से दूरी परिवर्तित हो रही है, सेम उसी हिसाब से आपका टाइम भी परिवर्तित हो जा रहा है। डायरेक्ट चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सबको पता है ये मैथ नहीं बता रहा हूं, ये व्यवहारिक सा ज्ञान है, सबको पता है। अगर चाल हम ना बदले तो अगर समय ज्यादा समय तक चलेंगे तो दूरी ज्यादा तय होगी, समय ज्यादा दिया तो दूरी ज्यादा तय हो गई, या समय कम देंगे, कम समय तक चलेंगे तो दूरी बताइए कम तय होगी। तो जो परिवर्तन टाइम में हो रहा है वही परिवर्तन आपका डिस्टेंस में हो रहा है, तो सीधा सीधा चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार का डायरेक्ट चेंजिंग क्या कहलाता है कि हमारा डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है टाइम के, या टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बताइए डिस्टेंस के। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, या टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के? प्रोपोर्शनल वाली चीजें भी दो टाइप की हैं, डायरेक्टली और इनवर्सली। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे आप देख रहे हैं जैसे डिस्टेंस चेंज होगी उसी हिसाब से टाइम भी चेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि डिस्टेंस हम ज्यादा तय करेंगे तो टाइम हमें कम लगेगा, ऐसा तो नहीं है। ये व्यवहारिक सा ज्ञान है। अगर डिस्टेंस हमको ज्यादा कवर करनी है तो टाइम भी ज्यादा देना ही पड़ेगा, ये तो आप बाउंड है, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, हो सकता है अगर स्पीड बढ़ा दें तो हो सकता है पहले से टाइम कम ही लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये चीज मैंने बोल रखा है कि आपका स्पीड बदल नहीं रहा है, यानी कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, या टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। आ गई बात समझ में? इस चीज को समझ लीजिए पहले। तो अगर कहीं आपको 2 केस या 3 केस या 4 केस दिया हुआ है, सभी केसेस में स्पीड आपकी कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड नहीं बदल रही है, तो जो दूरियों का अनुपात होगा, तय की गई दूरियों का अनुपात होगा, वो समयों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। जिस अनुपात में समय होगा उसी अनुपात में दूरी भी तय होगी। समझिए बात को। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों में अनुक्रमानुपाती का संबंध है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। आज यह समझ में, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक जैसे परिवर्तित होगा दूसरा भी वैसे ही परिवर्तित हो रहा है। तो इस संबंध को कहते हैं सीधा संबंध। सीधा संबंध मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर चाल हमारी नियत है, चाल कांस्टेंट है, तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। इस चीज को डायरेक्ट कह सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जो अनुपात हमारे दूरियों में होगा वही अनुपात क्या होगा? समयों में भी होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो भी चेंज टाइम पे हो रहा है वही सेम चेंज किस पे हो रहा है? बताइए, डिस्टेंस पे हो रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, पहले से हम 20% कम समय तक चल रहे हैं, तो हमारी डिस्टेंस भी 20% कम ही कवर होगी। आ रही है बात समझ में? पहले अगर हम कोई एक दूरी तय कर रहे हैं, टाइम को हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो हमारी दूरी अब कितनी तय होने लगेगी? 2 दूरी तय होने लगेगी। क्लियर है? दूरी भी क्या होगी? डबल हो जाएगी। तो जो चेंजिंग आपकी टाइम पे होगी वही चेंजिंग आपकी डिस्टेंस पे भी होगी। समझ में आ गया? ये अपने से खुद से जोड़कर इसको सोचिएगा, ये कोई मैथ नहीं बताया जा रहा है। चाल नहीं बदल रही है, समय ज्यादा चलेंगे, ज्यादा समय तक चल रहे हैं तो दूरी ज्यादा तय होगी। आ रहा है समझ में? पहले से हम 50% ज्यादा समय चल रहे हैं तो पहले से 50% अधिक दूरी भी तय होगी। आई बात समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये मेन पॉइंट है आपका। ये सारी चीजें नोट कर लिया आपने। अब जो होता है वो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टाइम होता है। ये टाइम प्रोपोर्शनल टू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें जो अगर 2 केस की हम बात कर लें, यहां देख लीजिएगा क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बोलना जरूरी है, स्पीड कांस्टेंट है।
तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। तो अब अगर हम केवल दो केस उठाएं तो दूरियों का अनुपात मान लिया d1 d2 आ रहा है, तो d1 d2 किसके इक्वल होगा, t1 t2 के इक्वल होगा, t1 इज टू t2 के इक्वल होगा। कोई डाउट? इसको आप फ्रेम कर लीजिए, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए, नोट ये स्टार लगा दीजिए पहला, ठीक है, इसमें लिख लीजिए। लिखिए, यदि चाल नियत हो, चाल नियत हो तो दूरियों का अनुपात, दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे नंबर पे। अब देखिए, हम अब टाइम को कांस्टेंट करेंगे। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि टाइम ना बदले। तो अगर चाल ज्यादा कर देंगे तो दूरी ज्यादा तय होगी, अगर चाल कम कर देंगे तो दूरी कम तय होगी। टाइम हमारा यहां बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट हो गया। ये ना सोचिएगा मैथ पढ़ाया जा रहा है, सिंपल सी बात है। आप अपने दैनिक जीवन में भी इसका देख सकते हैं प्रयोग। अगर आप समय को फिक्स कर दें कि इतने ही समय चलना है, तो अगर आपने चाल को बढ़ा दिया है तो दूरी ज्यादा तय होगी, और अगर आपने चाल को कम कर दिया है तो दूरी कम तय होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर दूरी ज्यादा तय करनी है तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा, अगर दूरी कम तय करनी है तो चाल को कम करना पड़ेगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट है तब। आ रही बात समझ में? तो कैसा रिलेशन हुआ भाई, एक बढ़ने से दूसरा बढ़े और एक घटने से दूसरा घटे, तो इस रिलेशन को कहते हैं सीधा सीधा रिलेशन, सीधा संबंध। यानी कि यह बोला जा सकता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, मतलब जो दूरी है आपकी अनुक्रमानुपाती होगी चाल के। आ गई बात समझ में? तो इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, d प्रोपोर्शनल टू s, या s प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा, आ रहा है समझ में? यहां से एक रिलेशन और निकल के आएगा, d1 इज टू d2 इज इक्वल टू s1 इज टू s2। जो अनुपात दूरियों का होगा सेम उसी अनुपात में क्या होंगे, चाल भी होंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि चाल और दूरी में सीधा संबंध है, समय आपका कांस्टेंट है। समय क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो बोल सकते हैं दूरी होगी अनुक्रमानुपाती होगी चाल के, या चाल अनुक्रमानुपाती होगा दूरी के, आप कह सकते हैं ये चीज। यानी कि सीधा संबंध है। सीधा संबंध कहां होता है, जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाए, और जब एक राशि घटती है तो दूसरी भी घट जाए। तो इस संबंध को कहते हैं सीधा संबंध। और सीधा संबंध यानी कि उसका सिंबल क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फिगर ऐसे बना के लिखा जाएगा, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, s, इस तरीके से। तो यहां पर मैं हिंदी में लिखवाने जा रहा हूं कि जब लिखिएगा, ऊपर वाले लाइन में क्या लिखा था आपने, हाँ लिखिएगा, यदि समय नियत हो, यदि समय नियत हो तब दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर हो गया? दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर। देख लीजिए, मैंने दिखा भी दिया यहां पर, d1 इज टू d2 इज इक्वल टू s1 इज टू s2। कोई डाउट? क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, एक लास्ट चीज और बच जाती है, लास्ट रेशियो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी पे रहते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, वैसे तो तीनों पे रहता है, पूरा टॉपिक तीनों पे ही टिका हुआ है। रेशियो क्लियर है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अब एक खास बात सुनिए, अब हम
डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें। देखिएगा डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब हमको दूरी क्या करनी है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होना है, बराबर दूरी तय करनी है। समझिएगा, दूरी अगर बराबर ही तय करनी है हर स्थिति में, तो अगर कहीं चाल कम हो रही है तो समय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब पहले इतनी दूरी तय कर पाएंगे। आप व्यवहारिक ज्ञान से सोचिए, चाल अगर कम हो रही है तो समय को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बदल नहीं रही है, दूरी कांस्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो अगर चाल बढ़ रही है तो अगर समय को ना कम करें, कम समय तक ना चले, तो दूरी ज्यादा नहीं तय हो जाएगी। इसलिए बैलेंस करने के लिए अगर चाल बढ़ रही है तो कम समय तक चलना होगा, तब जाकर उतनी ही दूरी तय होगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर? सारे बच्चों को बताइएगा, फिर से सुन लीजिए। अगर चाल कम हो रही है तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए समय को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताइए कि अगर आपको बराबर ही दूरी, हर स्थिति में बराबर दूरी तय करनी है, तो कहीं आपकी किसी कारण से चाल कम हो गई, बताइए, तो अधिक समय तक चलेंगे तब तो उतनी दूरी तय होगी, बताइए। या कहीं आप काफी एनर्जी आपके अंदर आ गई, दौड़ने लगे, बताइए, तो दौड़ने लगे तो अगर उतना ही समय दिया जाए तो दूरी निश्चित रूप से ज्यादा तय हो जाएगी। इसलिए जब चाल बढ़ गई तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए कम समय तक आपको चलना पड़ेगा, समय क्या करना पड़ेगा, कम। तो यहां पर अगर दूरी नहीं बदल रही है, दूरी अगर कांस्टेंट है, तो चाल अगर बढ़ती है तो समय को कम करना पड़ेगा, और अगर चाल घटती है तो समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि कम हो रही है, या एक राशि अगर कम हो रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है। तो इसमें रिलेशन कैसा हुआ, उल्टा, उल्टा रिलेशन हुआ। सीधा रिलेशन क्या था, एक बढ़े दूसरा भी बढ़ जाए, वो सीधा रिलेशन था। एक घटे दूसरा भी घट जाए, सीधा रिलेशन था। लेकिन जहां एक बढ़े दूसरा घट जाए, या एक घटे दूसरा बढ़ जाए, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, उल्टा रिलेशन बोलेंगे। तो बच्चों यहां पर यह बोला जाएगा कि स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स मतलब उल्टा हो गया। स्पीड टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या टाइम स्पीड का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि दोनों में व्युत क्रमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है, व्युत क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन किसको बोलेंगे, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी घट जाए तो इसको बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। दोनों में कैसा संबंध है, व्युत्क्रम, उल्टा संबंध है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आ रही है बात समझ में? चीजें सीखिएगा अच्छे से। तो बच्चों अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख पाएंगे? देखिए यहां लिखा जाएगा S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताइए, टाइम। तो कैसे लिखा जाएगा, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। कैसे पढ़ेंगे, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। 1/T मत बोल दीजिएगा, हाँ, तो फिर तो बोलना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप 1/T लेकर बोलते हैं तो बोलना पड़ेगा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। 1/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे बोलेंगे इसको, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। आया समझ में? तो बच्चों यहां से कैसा रिलेशन मिलेगा, S1 S2, चालों का जो अनुपात होगा समयों के अनुपात का उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा। 1/T1:1 1/T2, समझिएगा। तो इसको बोल सकते हैं, लिखने के लिए लिखा जा सकता है S1:S2 इज इक्वल टू वॉट, क्या हो जाएगा, T2:T1 हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, 1/T1:1/T2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, T1 T2 एलसीएम होगा तो T2:T1 हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो लिखिएगा, यदि दूरी नियत हो, यही 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 स्टार लगा है। यदि दूरी नियत हो तब चालों का अनुपात
चालों का अनुपात समयों के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। चालों का अनुपात समयों के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। क्लियर है बच्चों? मैं वापस से फिर से इन तीन चीजों पे आ रहा हूं, देख लीजिएगा। क्या है आपका, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, D इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है। चलिए बच्चे, अगर T कांस्टेंट हो जाए, T कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि दोनों में कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों। डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड भी कम करना होगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट है तब। तो यहां सीधे बोला जाएगा, अगर आपका समय नियत है तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर रहिएगा। इसके बाद फिर से वापस लिखते हैं, D इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो इसमें हम अब S को कांस्टेंट कर देते हैं। चाल नियत हो गई, तो चाल नियत हो गई तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। समझिएगा, ये दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो फिर से लिखिए D इज इक्वल टू एस इंटू टी। समझिए इसको, अगर D ही कांस्टेंट हो जाए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों में। क्यों? क्योंकि चाल बढ़ेगी तो समय को कम करना पड़ेगा, तभी पहले इतनी दूरी तय हो पाएगी। इसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार के देखिए, इन तीनों बातों को। आज चिंतन मनन मेरे क्लास लेने के बाद आप लोग जरूर करिएगा। क्या ऐसा वास्तव में होता है? सोचेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। होता है कि नहीं बच्चों? अगर हमें दूरी पहले जितनी ही तय करनी है, अगर कहीं चाल बढ़ गई तो निश्चित रूप से कम समय तक चलेंगे, तभी तो पहले इतना पहुंच पाएंगे। अगर हम पहले जितना ही समय अगर दें तो चाल बढ़ने के कारण निश्चित रूप से उतने समय में दूरी हम पहले से ज्यादा तय कर लेंगे। इसलिए बैलेंस करना है। दूरी हमारा कांस्टेंट है, तो दूरी कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से अगर चाल बढ़ रही है तो समय को कम करिए। तो एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि घट जाए तो रिलेशन कैसा है? ये उल्टा। तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो जो चालों का अनुपात होगा वो समयों के अनुपात का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि S1 S2 का रेशियो इक्वल टू किसके होगा? 1/T1 इज टू 1/T2। मतलब प्रॉपर रेशियो बनाएंगे तो T2 इज टू T1 बनेगा, T2 इज टू T1 बनेगा। कोई डाउट? यही बेटा तीन चीजें हैं आपकी, मुख्य तीन चीजें हैं। ये रेशियो वाली बात मैं डेली इस पर चर्चा करूंगा कि क्या होता है, क्योंकि जब ये दिमाग में बैठेगा नहीं आप लोग क्वेश्चन आगे कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये चीज दिमाग में लाना जरूरी है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिट कन्वर्जन। आपने देखा कि हमने एक एग्जांपल दिया था 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिखा था। अगर कहीं कह दे कि इस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करिए, डेसीमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो ये कैसे चेंज होता है, इस पर भी आपको देखना है, विचार करना है। तो अगर मैंने एक समझा दिया किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो सारे के सारे आप चेंज कर लेंगे। चूंकि ये कॉमन होता है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, और मीटर प्रति सेकंड में अगर स्पीड दी गई है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, ये एक कॉमन कन्वर्जन है। तो पहले कॉमन कन्वर्जन देख लीजिए, फिर किसी भी टाइप का कन्वर्जन आप कर पाएंगे। आइए देखिएगा, हर एक बच्चा देखे ध्यान से। यूपीएसआई वाले बच्चे भी ध्यान दें, इसी मेथड से आपको करना है एग्जाम में क्वेश्चन। यूपीएसआई का जो अर्थमेटिक का लेवल है 2016 देख लीजिए, तो उससे साफ लगता है कि आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है अगर आपको कंधे पे लगाना है स्टार तो। और मैं उस लेवल की तैयारी आपको करा रहा हूं। चलिए आइए देखिए। तो बच्चों यूनिट कन्वर्जन पे आते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, आ गया समझ में? केएम मतलब हो गया किलोमीटर, ये प्रति का सिंबल हो गया, और ये एच किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 1 किलोमीटर बटा में 1 घंटा लिख देंगे। तो 1 किलोमीटर को तुरंत मीटर में ले आइए, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे को सेकंड में लिखिए,
तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो गुड़े 60 कर देंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जैसे आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वैसे ही आपका ये भी कन्वर्जन सेट हो गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपके दिमाग में रहे, मैं फ्रेम भी कर दूंगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब अगर कहीं आपको दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो आपको क्या करना है, केवल 36 को 5/18 से गुणा कर देना है और रिजल्ट आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? मतलब पूरा इस तरह से डिटेल में नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? अब एक और कन्वर्जन देखिए, मिटा दूं बच्चों इसको? यस, क्या आवाज तेज है क्या? कम करिए आवाज को। क्या बच्चे, फैन, ये वाला फैन चलवाइए। अभी एसी भी सुबह के बैचेस में चला था, अभी जनरेटर बंद करवा दिया है, बहुत ज्यादा खून पी रहा है वो। 1 घंटे में 30 लीटर डीजल बहुत होता है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? शाम का माहौल थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए मैंने ठंडा ही कर दिया, सब जनरेटर बंद करवा दिया। चलिए, हो गया बच्चों, क्लियर हो गया? अब एक और कन्वर्जन में जनरल कन्वर्जन है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिए। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, मीटर पर सेकंड को लिख लीजिए ऐसे, 1 मीटर बटा में 1 सेकंड। अब बताइए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000 किलोमीटर होते हैं। इसको किलोमीटर में लिख डालिए। और 1 सेकंड में कितने आवर्स होंगे? 1/60 गुणे 60 आवर्स होंगे, घंटे होंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3600/1000। तो ये फाइनली आएगा कितना, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया। तो एक और कन्वर्जन आपके सामने आ गया, इसको भी फ्रेम करवा दे रहा हूं कि 1 मीटर पर सेकंड में होता क्या है, 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। याद रहे, आपको याद रहना चाहिए हर एक बच्चे को। शीट कल मिलेगी आप लोगों को, आज टेलीग्राम पे डाल दी गई है शीट, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन नोट करा के करा दूंगा कि जिनके पास छोटू मोबाइल है उनका भी काम चल जाए। एक चीज ये कह रहा हूं, जो मैं यूपीएसआई वाला जो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं 115 क्वेश्चन का, तो जिनके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे देखेंगे? ऐसे फ्रेंड होंगे जरूर आपके जिनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल होगा, तो बनाइए ऐसे फ्रेंड। फ्रेंड किस दिन काम आएंगे? ऐसे फ्रेंड बनाइए जिनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल हो, और 1-2 घंटे ले लिया करिए उनसे, कुछ काम हो तो। चलिए, नहीं तो दोस्ती ब्रेक करिए, फिर क्या फायदा? सहयोग नहीं होगा तो क्या मतलब है? चलिए, तो बच्चों अगर मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दूं कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कहीं दिया हुआ है, मान लिया 25 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है मीटर पर सेकंड वाले फिगर को, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 25 × 18/5 कर देंगे, कितना? 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कीवर्ड के हिसाब से समझ भी सकते हैं कि एक है 5/18 और एक है 18/5। दोनों में छोटा कौन है? 5/18 छोटा है, 18/5 क्या है? बड़ा है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि छोटे में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करिए?
छोटे वाले से 5/18 से। अगर आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर, मीटर से बड़ा है किलोमीटर, तो किलोमीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करिए, बड़े वाले से 18/5 से। तो ऐसे दिमाग में आपके बना भी रहेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से कि 18/5 से। तो जो बच्चे ध्यान नहीं देते, कभी कभी कंफ्यूजन में रहते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं कि आपको कीवर्ड से इसको सीखना पड़े, लेकिन फिर भी एक बता दिया गया है कि रहे दिमाग में कि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो छोटे में जाना है तो 5/18 से गुणा, और मीटर से किलोमीटर में जाना है तो बड़े में जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये आप दिमाग में बैठा रहिए। क्लियर हो गया? तो दो बेसिक चीजें मैंने आपको बताया, एक बताया रेशियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कन्वर्जन तो हमेशा चलता ही रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी किसी भी समय कन्वर्जन की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो जैसा आप पैटर्न रहेगा उस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का पैटर्न ये है, आया समझ में? यहां हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया है, हो सकता हो कहीं मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करना हो, तो जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीग्राम पे शीट अपलोड है आपकी, देखिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं अभी, टाइप 1 का है। पढ़ाने का तरीका क्या है मेरा, सुन लीजिए। पहले क्लास लेक्चर की शीट कराई जाएगी, क्वेश्चन यहां बोल के नहीं कराया जाता, अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब क्लास लेक्चर की शीट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका पीछे के टॉपिक्स पढ़े होंगे आप लोग, वर्क एंड टाइम मिक्स प्रपोर्शन, ये सारी चीजें आप देखें। उसके बाद प्रैक्टिस शीट 1 होगी और प्रैक्टिस शीट 2 होगा, जिससे प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट 1 होगा और टेस्ट 2 होगा, प्रॉपर टेस्ट भी हो गया। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ हम लोग का बैच जो होगा चलता रहेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मैथ है, कम प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। क्वेश्चन कब किस तरीके से बन जाए, ज्यादा सवाल लगाए रहेंगे, बहुत प्रकार की भाषाओं को देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तब आपका अप्रोच क्या होगा, बढ़ा रहेगा, डेवलप रहेगा, तो चाहे जैसा क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। तो अभी तो छोटे छोटे सवाल हैं, हर एक बच्चों को समझ में आएगा, 0 लेवल के क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों आपको चाल बराबर पता है क्या होता है, डी बाई टी। क्लियर है सारे बच्चों को? तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू हो गई आपकी, बताइए 10 मीटर, और टी की वैल्यू हो गई 1 सेकंड। ये जो चाल आई है वो मीटर पर सेकंड में आई है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मैंने बताया था आपको कि मीटर से किलोमीटर, यानी कि बड़े वाले से गुणा, तो किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से। तो 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36 किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। नए बच्चे देख लें, ये मेरा लेवल है किसी चीज को स्टार्ट करने का, 0 लेवल। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो इसी तरीके से स्टार्ट होता है। अब आप हमारे साथ साथ नहीं चलेंगे तो लेवल बढ़ेगा तो कहां कवर कर पाएंगे, इसलिए साथ में चलना बहुत जरूरी है। रेगुलर होना अनिवार्य है, जो बच्चा रेगुलर नहीं रहेगा वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। टेन किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला कोई साइकिल
साइकिल सवार 100 मीटर कितने सेकंड में चलेगा? बेसिक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, आपसे पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो t इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, d बाई एस। क्लियर है सारे बच्चों को? तो देखिए, टाइम हमें सेकंड में बताना है, तो डिस्टेंस तो हमें मीटर में दिया गया है 100 मीटर, लेकिन स्पीड जो दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो जब तक इस 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं बदलेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप नहीं बदलेंगे, तब तक कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर से मीटर यानी कि छोटा, तो किससे मल्टीप्लाई? छोटे से। 5/18 से गुणा करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, कितने सेकंड? 36 सेकंड। यह आपका आंसर होगा। देखिए, अब आ जाइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आइए। बाइलिंगुअल शीट है, टेलीग्राम से देख सकते हैं आप। टेलीग्राम कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? लिंक पता है आप लोगों को? लिंक से ही ज्वाइन करिएगा, सही रहेगा, नहीं तो चैनल तो और भी बने हुए हैं उस पे। इसी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां शीट मिलेगी आपको। वसीम सर द स्पीड 9000, यहीं से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। क्या हुआ? चलिए, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कल से ये सब मुझे लिखाना नहीं पड़ेगा, शीट आपके हाथ में होगी। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बताइए। आपसे पूछा गया दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो बताइए, यूनिट तो दोनों की सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाल हो गई आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हो गया 3 घंटे, दूरी कितनी तय हो जाएगी? 162 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ये छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक लेवल के, सीधे फॉर्मूले का प्रयोग करके आप निकालेंगे। हो गया? चलिए, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मिटा दें इसको। टाइप 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे अपना बेसिक दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर इसमें 2 केस है। यस, 2 केस है। एक तो आपका कंडीशन वाला पार्ट हो गया और एक ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। बच्चे कहेंगे सर ऊपर जो कंडीशन वाला पार्ट है उससे आप स्पीड निकाल लीजिए। बच्चों के मन में ये विचार आएगा कि आप यहां से स्पीड निकाल लीजिए
और उसी स्पीड से 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कर लीजिए। एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। आपको यहां से चाल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको आज ही मैंने रेशियो आपको पढ़ाया है कि अगर आपका चाल कांस्टेंट हो, चाल नियत हो, तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। आ रही है बात समझ में? या दूरी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? टाइम के। दूरी अनुक्रमानुपाती संबंध रखती है समय के साथ। तो बच्चों देखिए, समय कम होगा दूरी कम तय होगी, समय ज्यादा होगा दूरी ज्यादा तय होगी। तो जब कहीं डायरेक्ट रिलेशन राशियों में बना हुआ है, सीधा संबंध राशियों में दिखाई दे रहा है, तो ऐसी जगहों पे तो तुरंत लगाया जाता है ऐकिक नियम। ऐकिक नियम लगा लेते हैं कि 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 5 घंटे में ज्यादा दूरी तय होगी, तुरंत निकल आएगा। आया समझ में? सीधे ऐसे सवालों में क्या लगता है? ऐकिक नियम। सीधा संबंध है ना बाबू, तो जब सीधा संबंध है लगाइए ऐकिक नियम। साफ बोलेंगे कि 3 घंटे में तय दूरी कितनी? 51/5 किलोमीटर की दूरी। बताइएगा। तो बच्चे 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 17/5 किलोमीटर की दूरी तय होगी। श्योर है? देख लीजिए, अगर ये दोनों फिगर किसी सेम नंबर से कटे, यहां 1 बनने लायक हो, तो तुरंत बना लिया जाता है। 3 घंटे को 1 घंटा बना सकते हैं। कैसे? 3 से यहां भाग और 3 से यहां भाग देकर, मतलब 3 से दोनों को कटा के इसको 1 घंटा बना लेंगे और इसको 17/5 किलोमीटर की दूरी बना लेंगे। 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 17/5 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, अभी आदत बन जाएगी आपको ऐसे भी करने की। 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? बचपन से ऐसे करते आ रहे हैं, 51/5 गुणे 3, कम दूरी तय होगी, कम के लिए भाग, तो कितना आया? 17/5 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। इसलिए बेटा 5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? साफ साफ बोल सकते हैं कि नियम से 17/5 गुणे 5, 5 से 5 कट गया, कितना? 17 किलोमीटर की दूरी तय होगी। यह आपका आंसर होगा। ऐकिक नियम एक बार लगा के आंसर दे देंगे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। या हम जानते थे कि d1/d2 बराबर t1/t2 होगा कि नहीं? अगर चाल नियत है तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर इसको हम मेथड 1 बोले तो इसको बोल सकते हैं मेथड 2। सीधे वैल्यू रख सकते हैं 51/5/d2 बराबर 3/5। बस d2 बराबर क्या? 17 किलोमीटर। जीवन में ऐसे नहीं करना आपको। जब ये चीज दिखे तो ऐसे करिए, डायरेक्ट करिए, ऐकिक नियम लगाइए। जब किसी भी राशि में सीधा संबंध दिखाई दे रहा है तो इतना बराबर इसके तो इतना बराबर किसके, बस निकाल लीजिए। इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। आ रही है बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई? आप देख रहे हैं कि यहां पर चाल आपकी नियत है, तो चाल अगर नियत हो, कांस्टेंट हो, तो डायरेक्ट पता है कि जो अनुपात दूरियों का होता है वही अनुपात समयों का होता है। मतलब दूरी और समय में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है तो सीधे बोला जा सकता है 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय हो रही, तो 1 घंटे में कम दूरी तय होगी, कम समय में कम दूरी तय होगी। आ रही बात समझ में? तो 5 घंटे यानी कि फिर ज्यादा समय में ज्यादा दूरी तय होगी, ज्यादा के लिए गुणा कर देंगे, आ जाएगा 17 किलोमीटर। यह आपका आंसर है। चलिए आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। अनिल लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। आप लग गया, मैं नोट भी कर दे रहा हूं। जाइए अमित सर से पूछिए कि वो सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आया कि नहीं आया, पीडीएफ यूपीएसआई का जो कल 115 क्वेश्चन दिया गया था। आ गया सॉल्यूशन? आ गया? ठीक है, कह तो रहे टेलीग्राम पे आ गया। जाइए देख के आइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक
विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। यहां पर मेन लाइन ये है, उसी दूरी को, यानी कि दूरी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो जब बच्चों दूरी कांस्टेंट होती है तो आपको बताया गया है कि चाल अगर बढ़े तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाल अगर घटे तो समय ज्यादा लगने लगेगा। तो चाल और समय में कैसा संबंध होता है, उल्टा। कब, अगर दूरी कांस्टेंट रहे तब चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। तो बच्चों ये बोला जा सकता है कि चालों का अनुपात चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। कह सकते हैं ये चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा। कोई डाउट? तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है कि टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। टाइम दोनों दिया गया है, तो T1 T2 का रेशियो क्या होगा, देखिएगा। T1 T2 का रेशियो बता दीजिए बच्चों। 5:5/3। तो रेशियो क्या बनेगा, 3:1 का बनेगा। 5 से 5 काट दीजिए और 3 इधर आ गया, मतलब एलसीएम लेकर प्रॉपरली 3:1 बन जाएगा। बना के दिखा देते हैं, देखिए नए बच्चों को ये बनाना आना चाहिए। आप देखिए 5/1 लिख सकते हैं इसको। 3 का एलसीएम 3 से इसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सही है। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, रेशियो कितना आया, 3:1। तो समयों का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 3:1। हम चाहते हैं कि अब चालों का अनुपात बताइए। S1 S2 का रेशियो क्या होगा, टाइम का उल्टा बच्चों बताइए। 3:1 का उल्टा क्या होगा बताइए, 1:3 होगा। उल्टा कैसे किया जाता है, 3/1 और 1/1 करके आया समझ। उल्टा हो गया, 1 मिनट, 1/3 और 1/1 करके उल्टा ऐसे होगा ना बच्चों। 3 का उल्टा 1/3 और 1 का उल्टा तो 1/1 ही रहेगा। अब प्रॉपर रेशियो में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ही आपके पद हों अनुपात में तो डायरेक्ट इसको पलट देंगे तो वही उल्टा दिखेगा। 3:1 अभी समयों का अनुपात है तो 1:3 क्या होगा, चालों का अनुपात हो जाएगा। यही डायरेक्ट उल्टा दिखेगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 और 3। अब बता दीजिएगा प्रारंभ में जो चाल है उसका अनुपात में फिगर क्या है, 1 है। जो नई चाल है उसका अनुपात में फिगर क्या है, 3 है। तो बच्चों मैथ के हिसाब से हम 1 को बोल सकते हैं कि 1 जो है रेशियो वाला फिगर इक्विवेलेंट होगा किसके, 240 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो आपका 3 किसके इक्विवेलेंट होगा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा के। आ रही बात समझ में? तो यहां से हमारी चाल निकल आएगी, दूसरी वाली नई चाल जो पूछा गया है वो निकाल लेंगे। तो सीधे बोलेंगे 1 बराबर किसके, 240 किलोमीटर प्रति घंटा के। देख लीजिए अनुपात में, रेशियो में जो चाल का, प्रारंभिक चाल का जो फिगर है वो 1 है और नई चाल का जो फिगर है वो क्या है, 3 है। तो क्या मेरे बच्चों बताइए 1 आपका इक्विवेलेंट होगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा के, चाल का ही तो फिगर है। तो प्रारंभिक चाल रेशियो में 1 है तो रियल में कितना है, 240। तो क्या 1 इक्विवेलेंट होगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा के, बताइए होगा। आ रहा है ये बात समझ में आपके, आ रहा है कि नहीं बताइए।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए, तो एक बराबर किसके होगा? 240 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो बच्चे देखिएगा, 3 बराबर किसके होगा? सीधे 240 गुणे 3 यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा के। लग रहा है लोगों को कम समझ में आया है, दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार और। सवाल हमारा क्या है? एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को, सेम वही दूरी है, यानी कि दूरी बदल नहीं रही है, एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना चाहिए? दोनों ही स्थितियों में दूरियां क्या है? कांस्टेंट है। तो जब दूरी कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कि समय और चाल में कैसा रिलेशन होता है? व्युत्क्रम। समय चाल का उल्टा संबंध रखता है या चाल समय से उल्टा संबंध रखता है? आ रही बात समझ में? तो सुनिएगा, तो हमने लास्ट वाले नोट में स्टार लगा के लिखवाया भी था कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। किसी को डाउट तो नहीं? सही है, क्लियर है? तो मैंने यहां इस क्वेश्चन में क्या किया है, यहां पर मैंने समयों का अनुपात निकाल लिया है, T1 और T2 का रेशियो। हमारा जो प्रारंभिक समय है वो 5 है, नया वाला जो समय जो दिया गया है कि इतने समय में क्या चाल होगी, तो वो हमारा समय 5/3 है। तो हमने देखा कि रेशियो है, रेशियो में अगर एक ही नंबर से भाग करें तो दे सकते हैं, भाग रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 5 से इसको कटा दिया तो ये 1 हो गया और ये 1/3 हो गया। तो इसको प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। ये चेंज करना आ रहा है ना, 1:1/3, ठीक है, 3:1 आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो जस्ट इसका उल्टा। भाई हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। तो इस रेशियो का जस्ट उल्टा क्या होगा? सीधे टर्म को बदल लीजिए, जो रेशियो के टर्म है उसको बदल लीजिए, सीधे 1:3 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो आ गया बच्चों। तो देखिए, रेशियो में इनिशियल स्पीड क्या है? 1 है, और रियल में इनिशियल स्पीड क्या है बताइए? 240। तो मैथ की चीजें आप सीखिए। एक एक नियम जानते हैं आप? एक एक नियम से इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट होगा किसके? 240 के। तो 3 इक्विवेलेंट किसके होगा? 720 के। देखिए इक्विवेलेंट का सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम काम चलाने के लिए बोल देते हैं, ये सिंबल रहता है इक्विवेलेंट का। आ रही बात समझ में? तो इसको छोड़ दीजिए, हम ऐसे ही लिख देते हैं, एक बराबर ही है 240 के। तो बताइए 3 बराबर किसके होगा? 720 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो यही हमारा रियल स्पीड है किसी को डाउट? आई बात समझ में? क्या हो गया बच्चे? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? नए बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन नए बच्चे हैं जिनका पहला दिन है, मतलब बैच आज से शुरू हो रहा है, उनका हाथ उठाएं। और काफी सारे बच्चे बेचारे मंडे के चक्कर में रह गए हैं, तो उनको पता था कि मंडे को ही क्लास स्टार्ट होगी, तो बहुत सारे बच्चे नहीं आए। खैर, बहुत चीजें कठिन तो बताई नहीं जा रही, सिंपल सिंपल चीजें बताई जा रही हैं। समझ में आया बच्चों? अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड 2। आप ये तो कंफर्म है कि S1 S2 का जो रेशियो होता है T2 T1 के रेशियो के बराबर होता है। तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं S1/S2 बराबर T2/T1। तो पैटर्न यहां S1 T1 बराबर S2 T2 का भी तो बन जाएगा। पैटर्न ये भी बन सकता है S1 T1 बराबर S2 T2, ये भी पैटर्न बन सकता है। तो S1 की वैल्यू हो गई 240, T1 की हो गई वैल्यू 5, S2 निकालना है, T2 की वैल्यू हो गई आपकी 5/3। सीधे आंसर आ गया S2 बराबर क्या? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी काम चल गया, ऐसे भी हो गया। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आ रहा है समझ में? बताइए बच्चों, आप लोगों को क्लियर है? यूपीएसआई वाले बच्चे जरा आप लोग ध्यान दीजिए, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो सीरियस होके चीजों को कवर करें। यस, सोल्यूशन अपलोड करिए ना? हाँ अभी करिए। चलिए, किसी को प्रॉब्लम इसमें? चाहे आप ऐसे करें, चाहे S1 T1 बराबर S2 T2 से कर दें। ये रिजल्ट कहां से आया है? हमारे उसी रेशियो से आया है कि चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। तो S1/S2 बराबर T2/T1 होता है कि नहीं? चाहे जैसे बोलिए, बोलना आना चाहिए आपको, उल्टा रिलेशन दिखना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे
तो S1T1 बराबर S2T2 हो जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है? ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, जिसको नहीं आ रहा है या कम आ रहा है वो हमें बताए, हम दोबारा समझा देंगे। चलिए देखिए, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी? घंटे में बताना है। ये क्वेश्चन है, जरा पढ़िएगा तो ध्यान से। जरा कमेंट पढ़वाइए बच्चों के, यूट्यूब वाले बच्चे हैं, कमेंट पढ़वाइए। कुछ विशेष कमेंट नहीं है, आंसर कोई दे नहीं रहा है। अच्छा, ये बच्चे आपस में ही बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपका क्या है? एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी? यह पूछा गया है आपसे घंटे में। तो दूरी तो कांस्टेंट है, साफ दिखाई दे रहा है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा। तो मैं यहां पर क्या निकाल लूंगा? स्पीड का रेशियो। देखिए, सॉरी बच्चों, पहले स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये दूसरी वाली स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको भी किस में चेंज करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में, तब ये प्रॉपर कटेगा। क्योंकि जो रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है? सेम क्वांटिटी का हमेशा रेशियो बनता है, अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो नहीं बनता। सेम क्वांटिटी लिखकर उसको रेड्यूस फॉर्म में कर दीजिए, वो प्रॉपर रेशियो आपका आ जाता है। अलग अलग क्वांटिटीज में रेशियो नहीं बनता। रेशियो तभी फॉर्म होता है जब क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। यहां पर ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में ले आइए। तो किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा। अब देखिए, 5 4 ज़ा कितना हो गया? 20, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। अभी भी कटेगा। ये किससे कटेगा बताइए? 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए, S1 S2 का जो रेशियो आ रहा है बच्चे, वो क्या आ रहा है? 5:9 आ रहा है। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो अब टाइम का रेशियो T1 T2 का रेशियो क्या आएगा? इसका उल्टा 9:5 आएगा। ये चीज आपको सीखनी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। ये चीज आपको सीखना है। क्लियर है? तो अब देखिए, साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय क्या है? 9 आवर्स है। आ रहा है समझ में? तो यहां भी रेशियो में भी कितना टाइम लग रहा है? 9। तो यही बेटा 9 आवर्स के इक्वल हो गया। तो 5 आवर्स के, बस सीधे 9 आवर्स के इक्वल है। तो 5 किसके?
5 आवर्स के, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे 5 घंटे का समय लगेगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं बच्चे? आप लोगों को क्लियर है? पीछे वाले आप लोग बताइए, सबको आ रहा है समझ में? अगर आप इसको किससे करना चाहें, S1 T1 बराबर S2 T2, तो इससे भी कर सकते हैं, सही है कि नहीं? इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि S1 T1 दूरी हो गई पहले केस में और S2 T2 दूरी हो गई दूसरे केस में। बच्चों हो जाएगा? सही है। अब चलिए देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं नोट कराऊंगा, वापस से फिर से मैं रेशियो एक बार समझा दूं आप लोगों को, ठीक है? दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। अब मंडे को अभी ये क्लास चलेगी, नया बैच अब मंडे को चलेगा। आज मैंने इसलिए इसको पढ़ा दिया कि आपका कल मैं हूं नहीं, तो कल जो आपका यूपीएसआई का क्लास तो कल रहेगी ना, तो यूपीएसआई का जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का वो अभी अपलोड हो गया ना, सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। एक बार आप और अच्छे से लगा लीजिएगा, कल जो 2 दिन लगेगा उसको पूछने में क्वेश्चंस, तो 2 दिन में चीजें करा दी जाएंगी, प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। और अभी आऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बताऊंगा चीजें कैसे स्टार्ट करूंगा, नए बच्चे बैठे रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में भी। अब मैं एक बार फिर से रेशियो सिखाना चाहता हूं आपको वापस से, बताइए D इक्वल टू क्या होता है, S इंटू टी। आ रहा है समझ में? अब देखिए क्या हो जाएगा, बच्चे कहेंगे सर बार बार आप यही फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, आप S इक्वल टू डी बाई टी ले लीजिए। बच्चे कहेंगे ये ले लीजिए, इसमें बताइए क्यों उसी को बार बार उठा रहे हैं। तो देखिए, अगर बच्चों यहां पर टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए, टी क्या हो गया, कांस्टेंट, तो क्या एस और डी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं? तो एस और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं? अगर टाइम आपका क्या हो जाए बताइए, कांस्टेंट हो जाए, तो क्लियर है सारे बच्चों को? टाइम कांस्टेंट हो गया तो ये दोनों डायरेक्ट आपके क्या होने लगे, कनेक्ट होने लगे। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? मतलब अगर टाइम कांस्टेंट तो स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा तय होगी, स्पीड कम तो डिस्टेंस भी कम तय होगी। अब देखिए, अब किसको कांस्टेंट कर दें बताइए? स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो D इक्वल टू क्या आएगा, S इंटू टी ही आएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो D से भी तो T का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो D से भी तो T का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा तय करनी है तो समय ज्यादा देना होगा, डिस्टेंस कम तय करनी है तो समय कम देना होगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। ये रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब एक लास्ट वाला जो है वो क्या है, जब आपका डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए, S इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, तो साफ दिखाई दे रहा है S और T में कैसा रिलेशन, उल्टा दिख रहा है, दिख भी रहा है। S इक्वल टू कांस्टेंट बाई टी हो रहा है, उल्टा हुआ कि नहीं? तो अगर आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी कांस्टेंट हो गई, तो अगर चाल बढ़ा देंगे तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए समय कम देना होगा। आ रही बात समझ में? अगर चाल कम कर देंगे तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए समय ज्यादा देना पड़ेगा। कोई डाउट? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब मैं पूछूंगा। हाँ आप बता दीजिए भाई। अब मेरा क्लास, मतलब मेरी क्लास जो है नई वाली, नया बैच आप पर ही केंद्रित होगा। अगर आपको सब समझ में आ गया यानी कि पूरी क्लास को सब समझ में आ जाएगा। भाई हम सबको बार बार केंद्रित नहीं कर सकते ना, ध्यान भटकता है। क्यों ना एक ही बच्चे को पकड़ा जाए, पीट पीट के सारी चीजें समझा दी जाए, और इनको समझ में आएगा तो इनको देख के सब समझ लेंगे। चलिए अब मेरा सवाल आपसे है कि फॉर्मूला क्या है आपका, D इक्वल टू S इंटू टी। अगर S कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, आप जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, समान चाल से साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर आपको पहले से ज्यादा दूरी तय करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय ज्यादा समय तक चलना पड़ेगा।
अगर पहले से कम दूरी तय करनी है तो कम समय तक चलना पड़ेगा, यही मैं पूछ रहा था। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा सर, ये अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। बस ये हमको बता दिया करिए आप, हर एक बच्चा। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ये कांस्टेंट है तो कैसा रिलेशन है, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर। अब चलिएगा, अब आप बता दीजिए। आप नहीं, बगल वाला बच्चा, बैठिए। अगर t कांस्टेंट है तो क्या होगा? समय। ज्यादा दूरी तय करने के लिए चाल बढ़ाना पड़ेगा, कम दूरी तय करने के लिए चाल कम करना पड़ेगा। इसका मतलब d और s में कैसा रिलेशन? सीधा। सीधा रिलेशन में हम क्या बोलेंगे, बताइए बताइए। हाँ हाँ, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? s। स्पीड। स्पीड तो शायद कांस्टेंट किया था इन्होंने, क्या किया था? अच्छा, टाइम। तो स्पीड क्यों ले रहे हैं? हाँ, d और s लिया है ना, ठीक है ठीक है। टाइम कांस्टेंट किया था, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? s। तो ये बोलने की आदत डालिए। अब मेरा सवाल आपसे होगा तो आप क्या आंसर देंगे कि अगर समय नियत है, कांस्टेंट है, तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। जहां डायरेक्ट रिलेशन है यही बोलिए, जहां सीधा संबंध है आप यही बोलिए, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा, या चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। यही मैं पूछूंगा और ये सबके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब देखिए लास्ट, आप खड़े हो जाइए। डी ही कांस्टेंट हो गया, पीछे वाला बालक, डी ही कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस नहीं, हाँ डिस्टेंस, ठीक। हाँ, स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो उतनी दूरी तय करने में समय कम लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स हुआ। आ रहा है कि नहीं समझ में? इनवर्स रिलेशन हो गया, सही है। तो सीधे बोलेंगे कि चालों का अनुपात, बताइए, समय, चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा। गुड गुड, एकदम सही बोल रहे हैं। या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा। आ गया समझ में? इतना ही आज की क्लास है हमारी। इसी चीज को आप लोग रिवीजन करिए, और जो ये मैंने 3 रिलेशन बताया है, क्या कांस्टेंट होने पर क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, उसको आप खुद से चिंतन मनन यहीं बैठ के करिए 2 मिनट, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। नए बच्चे, आप लोगों को क्लियर हुई है चीजें? और आप लोग, कोई नया बच्चा जिसका आज फर्स्ट डे था, कौन था आप लोग में? आप चीजें समझ में आई हैं? सब आएंगी, एक एक चीजें समझ में आएंगी, बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, हर एक एक चीज समझ में आएगा। टिग्नोमेट्री वाली क्लास में बैठिएगा, उसमें भी एक उपाय लगाए हैं आज हम।